नहीं तो क्या आपके बताए रास्ते तो हैं। हमें भारत में सामाजिक एवं आर्थिक इंकलाब लाना है, इसलिए सामाजिक प्रबोधन आवश्यक है। सामाजिक प्रबोधन वैचारिक क्रांति की प्रारंभिक शुरुआत है तथा वैचारिक क्रांति सामाजिक प्रबोधन की उपलब्धि है, लेकिन इसके लिए सच्चे परिवर्तनवादियों की नितांत जरूरत है, जो मान अपमान की परवाह न करते हुए अखंड क्रियाशील रहेंगे। बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब। सदगुरु कबीर साहिब की जय। प्रस्तुत है सामाजिक परिवर्तन के विचारक एवं प्रचारक के.आर. शशि साहब, उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर बनी फिल्म आप नहीं तो क्या आपके बताए हुए रास्ते तो हैं। ज्योतिपुंज निर्वाण प्राप्त वाम से DS4 तथा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य, सामाजिक परिवर्तन के विचारक एवं प्रचारक वरिष्ठ समाज सेवी श्री के.आर. शशि का जन्म 15 दिसंबर सन 1940 को सागर गेट, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री चुन्नीलाल जी एवं माताजी का नाम स्वर्गीय श्रीमती गोमती बाई था। लाड़ प्यार से पले बड़े पुत्र का नाम काशीराम रखा गया। सने सने गतिमान समय गुजरता गया। बचपन गुजरा, युवा हुए, शिक्षा दीक्षा हासिल की आपने। BA, LLB, MA अंग्रेजी साहित्य से आगरा और कानपुर विश्वविद्यालय से आपने ये शिक्षा ग्रहण की। बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी में फुटबॉल टीम के आप कप्तान रहे। NCC में A प्रमाण पत्र प्राप्त किया। विभिन्न खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। कवि हृदय रखने वाले काशीराम जी ने अपने नाम के साथ शशि शब्द जोड़ लिया। चंद्रमा की शीतलता दिमाग में लिए गुरु संतों के सानिध्य में सत्संग के द्वारा अपने मन की भटकाव को दूर किया। एक दिन गुरुजी से चर्चा कर रहे थे, तभी गुरुजी ने उन्हें निर्देश दिया कि शशि, तुम कबीर दर्शन को पढ़ो। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे अंदर मैंने जो आभा देखी है सो सही बात कह दी, तुम समझदार हो। शशि जी ने कहा, आपके आदेश का पालन होगा। फिर उन्होंने सने सने कबीर एवं अन्य समाज सुधारक महापुरुषों के विचारों का अध्ययन किया। सन 1975 में बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब का झांसी में आगमन हुआ। शशि जी की मुलाकात उसी कार्यक्रम में मान्यवर कांशीराम साहब से हुई। तब बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब RPI में काम करने के बाद वहां की कार्यशैली और छुआछूत की राजनीति करने वालों के संरक्षण में चल रहे अंबेडकरवाद के धीमी गति के काम से त्रस्त होकर स्वयं अपना संगठन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाकर काम कर रहे थे। इस संगठन के बारे में बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी शशि जी से विस्तार से चर्चा की, जिससे शशि जी बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब से बहुत प्रभावित हुए और वे माननीय साहब के साथ काम करने के लिए सहमत हो गए। शशि साहब ने पहला कैडर सन 1977 में बंगला घाट स्थित गोपाल की बगिया झांसी में लिया। चूंकि उनका नाम बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब से मिलता जुलता था, इसलिए वे अपने नाम को के.आर. शशि लिखने लगे। शशि साहब ने अपनी सक्रियता का और आगे परिचय देते हुए 28 व 29 अगस्त 1982 को आगरा में वाम सेब की नॉर्थ जोनल कॉन्फ्रेंस में अपना भाषण दिया। जिला संयोजक झांसी यूनिट की हैसियत से, जिसका उल्लेख बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब द्वारा प्रकाशित तत्समय की मासिक पत्रिका द ऑप्रेस्ड इंडियन के पृष्ठ 13 पर प्रकाशित हुआ था। भाषण से बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब
बहुत प्रभावित हुए थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 92वीं जयंती के उपलक्ष्य में सन 1983 में बामसेफ एवं DS4 के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यक्रम झांसी में आयोजित कराया और बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब को वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा भेंट की गई, जिसका समाचार मासिक पत्रिका द ऑपरेस्ट इंडियन के पृष्ठ 24 पर प्रकाशित हुआ एवं वीरांगना झलकारी बाई पर एक लेख बहुजन संगठक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। सामाजिक परिवर्तन के विचारक एवं प्रचारक शशि साहब बामसेफ के मंडल झांसी के संयोजक भी रहे। वे DS4 एवं बहुजन समाज पार्टी के सफरनामे में संगठन के अनेकों विरोधाभास सहते हुए पूर्ण तन्मयता से काम करते रहे। शशि साहब की निस्वार्थ कार्यशैली से प्रसन्न होकर बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब तथा बहन मायावती जी द्वारा कहा कि संगठन में सच्ची तमन्ना से काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की आवश्यकता है। शशि, तुम नौकरी छोड़ दो। उनके निर्देशों पर 30 सितंबर सन 1993 को भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी से प्रशासनिक अधिकारी के पद से त्याग पत्र देकर केंद्र सरकार की नौकरी से विदाई ले ली। 30 सितंबर 1993 में KR शशि साहब के व्यक्तित्व पर अपने विचार प्रकट करते हुए डॉक्टर पंजाब सिंह, निदेशक भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी में बाहर से आए हुए मेहमान, जैसा कि आप सभी जानते हो कि कोई हमारा साथी 2.5 दशक के बाद 25 साल के बाद हम लोगों को छोड़ के जाने पर हमें दुख तो होता है। हमारी कई बार बात हुई शशि जी से, हमने कई बार इनको परसुएट किया कि आप रिजाइन मत करिए, लेकिन ये इनका दृढ़ विश्वास था कि अभी कुछ काम और करना चाहते हैं, तो ये हमें ही परसुएट कर लिए और अंत में हमें इनका इस्तीफा जो है मंजूर करना पड़ा। अभी हमने इनको लंच के समय भी एक फेयरवेल दिया जो हमारे कुछ साथी ऑर्गेनाइज किए थे, और मैंने यही कहा कि करीब 7 साल से ऊपर जो मेरा संबंध शशि से रहा है, मैं यही कहूँगा कि ये काफ़ी कैपेबल, पढ़े लिखे, इनकी डिग्री जो है आप जानते ही हैं, कि लिखने की जो फाइल पर इनकी नोटिंग्स आती थी, जो इनसे बात होता इतना साफ है, इतना क्लियर आता है कि उतनी राइटिंग और लिखने की जो कैपेबिलिटी थी वो काफ़ी अच्छी है। समाज सेवा में तो पहले से ही लगे हुए हैं, राजनीति अपने घर करते थे जब समय मिलता था, या समाज सेवा करते थे, लेकिन कोई भी ऑफिस से अगर 9:30 बजे आ गए 4:30 तक, उस समय ऑफिस का काम इतनी सिंसियरिटी से जैसे हो सकता था वैसे करता से ही अभी हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। निदेशक महोदय, वरिष्ठ वैज्ञानिक साथियों, बंधुओं, मेरी कुछ ऐसी मान्यता रही, मैंने ऐसा कुछ सोचा कि जब कोई आदमी पैदा होता है, उसका जन्म होता है, तो उस जन्म का कुछ मीनिंग होता है, कुछ अर्थ होता है। बहुत से लोग इस जन्म का अर्थ अनेक अर्थों में लगाते हैं, तो उससे कुछ हट करके अगर आज आदमी सोचना, अपने को सोचने में ढाले, तो सही मायने में जो एक लाइन खींचती है आदमी और जानवर के बीच में, वो अपने आप खिंच जाएगी कि हमारा जो जन्म हुआ है इस पृथ्वी के ऊपर, एक बोझ के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को पालते हुए हम एक समाज और देश में जो रह रहे हैं, उसके अंदर हमारी क्या दायित्व है। हम अगर पैदा हुए हैं तो उसका ज़रूर कोई ना कोई अर्थ है। अगर वो अर्थ को हम ढूंढेंगे तो ज़रूर ये मिलेगा कि हम जो पैदा हुए हैं एक शांति के लिए, एक मानवता के लिए, भाईचारे के लिए। अगर ये सारे दृष्टिकोण को हम अपनाएं तो मेरे साथियों, मेरा ऐसा ख्याल है कि समाज ही नहीं बल्कि देश के अंदर एक नई रोशनी पैदा हो सकती है। इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं कि मैं ये कोशिश करूंगा कि जनमानस के बीच में, मैंने पहले भी आपसे बहुत बात कही है कि जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है, हमारा जो दर्शन है, एक्चुअली में उसके बारे में ये बात कही जाती है कि इंडियन फिलॉसफी आर वेरी रिच बट रेचेड इन बिहेवियर।
तो चीज आज कोई चीज बड़ी सुंदर लिखी है, मगर जब तक वो जीवन में नहीं उतरती है, जीवन का आधार नहीं बनती है, तो वो चीज किताबों में लिखी हुई कितनी भी अच्छी लिखी रहे उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो साथ ही आज वो अच्छी चीज जीवन में उतारने की आवश्यकता है। यदि हम उसे अपने जीवन में उतार दें तो जो रिच फिलॉसफी है उसका मीनिंग हो जाएगा, उसका कुछ अर्थ हो जाएगा, देश कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। कभी ये कहा गया कि हमारा देश पूरे संसार का गुरु रहा, तो अगर उस पीरियड को आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि जीवन में लोगों ने उतारा है। जब उतरा है तो हम सारी उस मंजिल को हमने छुआ है। तो साथ ही मैं तो आप सारे पढ़े लिखे लोगों के सामने कम से कम ये बात तो कह सकता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पैदा हुए हैं, उन्हें सोचनी चाहिए कि तुम्हारा जन्म किसी अर्थ के लिए है, उसका कोई मीनिंग है, और वो मीनिंग है मानवता के लिए, भाईचारे के लिए, शांति के लिए। अगर हम इस सारी मुद्दे को लेकर के सोचें मेरे साथी, तो एक बड़ा अच्छा अंजाम हम इस देश के अंदर पैदा कर सकते हैं। इतनी बात करके मैं अपनी बात यही समाप्त कर रहा हूँ। भीम का पैगाम देना है दुनिया में, भीम का पैगाम देना है दुनिया में। शेर बन कर जीना है दुनिया में, शेर बन कर जीना है दुनिया में। भीम का पैगाम देना है दुनिया में, भीम का पैगाम देना है दुनिया में। भीम का पैगाम देना है दुनिया में। जो मुकद्दर बदल सका है यहाँ, जो मुकद्दर बदल सका है यहाँ, जो मुकद्दर बदल सका है यहाँ। चलो, और ये तमाम लोग अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन हमारे भाई साहब का क्या कहना, निशान तक न रहे देश में खरीद मेरे साथ चलो, ये इनकलाब है लानात मेरे साथ चलो। और आखिरी लाइन, मुशीर मेरा वतन प्यार है मोहब्बत है। बाबा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन, मंच पर विराजमान हमारे साथी भाई, मीटिंग में उपस्थित मेरे सभी कर्मचारी भाई, बंधुओं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने मेरे वॉलंटरी रिटायरमेंट के संबंध में या मेरे बारे में जो कुछ भी आपके सामने बातें कही, वो महज उनका स्नेह प्यार ही एक कारण था। वास्तविकता तो यह है, ये रियलिटी है कि मैं बाबा साहब के मिशन का, उनके चरणों की धूल का एक कण नहीं। मेरे साथी, आप बाबा साहब के बारे में सारी चीजें जानते हैं, आप सिचरी नहीं, वो मंजिल आज आपको दिखने लगी है जो बाबा साहब ने कभी अपने मन में संजोई थी। जिस मंजिल को पाने के लिए उन्होंने सब कुछ निछावर कर दिया था, वो मंजिल आज आपको साफ दिखाई दे रही है। जो मंजिल स्पष्ट दिखाई दे रही है, उस मंजिल के लिए आज आपको जरूरत क्या है? जो बाबा साहब ने अपने 5वें वॉल्यूम में, जो बाबा साहब की किताब है 5वां वॉल्यूम, उसमें उन्होंने स्पष्ट की है, वो हमारा अंतिम पाठ। अगर हमने उस पाठ को अपने जीवन में उतार लिया तो आज जो मंजिल हमें दिखाई दे रही है, उस मंजिल पर हम आराम से पहुंच सकते हैं। और वो क्या है? वो पाठ ये है, अगर उस पाठ को, उस लेसन को, उस निर्देशन को, उन डायरेक्शन को जो डॉक्टर अम्बेडकर ने वॉल्यूम नंबर 5 में घोषित किया है, लिखा है, हमारे दलित शोषित समाज के लोगों को आगाह किया है, अगर वो हमने, हमारे साथियों ने
कंधे से कंधा लगा करके चलने वाले मेरे भाई लोगों ने अगर उस पाठ को पढ़ लिया, उस पाठ को अपने जीवन में उतार लिया, तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, वो दिन दूर नहीं कि जो बाबा ने एक बात कही थी, कहे अरे दलित शोषित समाज के लोगों, तुम अपनी दीवारों पे लिख लो कि इस देश के मालिक हो, तुम देश के मालिक बन सकते हो, मगर वो पाठ सुन लो। अगर वो पाठ तुमने सुनकर के अपने जीवन में नहीं उतारा तो सारी चीज बेकार हो जाएगी। मैंने अभी ग्रासलैंड में भी यही बात कही थी। हमारे सारे साथी जानते हो, डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात बहुत बढ़िया कही थी इसी बारे में, जो मैंने हमारे स्वागत समारोह में जो ग्रासलैंड में चल रहा था उसके बीच में मैंने ये बात कही। मैंने ये बात कही और बाबा साहब की बात है, वो मेरी बात नहीं है। बाबा साहब ने ये बात कही थी कि इंडियन फिलॉसफी इज वेरी रिच बट रैचेड इन बिहेवियर। उसके सिद्धांत, वो किताब पढ़े आप, उनकी सारी चीज आपको इतनी खूबसूरत नजर आएगी कि उससे अच्छी कोई दूसरी चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी। आप बोलेंगे बहुत अच्छी बात, कितनी अच्छी बात लिखी है इस वेद में, रूप में तुम्हारे व्यवहार के अंदर आज कहीं दिखती है? नहीं, शून्य है। तभी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इंडियन फिलोसफी आर वेरी रिच बट रैचेड इन बिहेवियर। वो बर्ताव नहीं है, व्यवहार में नहीं है, व्यवहार में शून्य है। तो मेरे साथी, जब कि आज सीमा दिख रही है, वो मंजिल दिख रही है कि आप इस मंजिल पर पहुंचना चाहते हो, मगर उस मंजिल पर पहुंचने के लिए तुम्हें ये अंतिम पाठ जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो निर्देश दे रहा हूं, उसे जीवन में उतारना होगा। अगर तुम उसे अपने जीवन में नहीं उतारोगे तो मैं कहा है, मेरे साथियों से मेरी गुजारिश है कि जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, जिनके दिल और दिमाग में बाबा साहब के लिए जरा भी स्नेह और प्यार और मोहब्बत है, मेरी उनसे गुजारिश है कि जरा विचार करें, मनन करें, उसे जीवन में उतारने का प्रयास करें। मेरे साथी, मैं बार बार अपने साथी लोगों से कहता रहा कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना या बाबा साहब की ये बात कहना कि मैं डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हम लोग हैं, जरा सोच के कहना ये बात, जरा बड़ा संभल के ये बात कहना। हम जैसे लोग जब भी मंच पे आएंगे तो ये बात पूछ लेंगे कि तुम क्या रहे हो और कर क्या रहे हो। डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने का मतलब है इसका पर्यायवाची। डॉक्टर अंबेडकर के पर्यायवाची है त्याग, बलिदान। बलिदान चाहता है। जिस समय में डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं तो उसका ध्वनित होता है, वो बात आपको ये बताता है कि वो त्याग चाह रहा है, बलिदान चाह रहा है तुमसे। और अब देखना है तो पूरा का पूरा जीवन 40 वर्ष का डॉक्टर अंबेडकर का उठा करके देख लो कि सारी जिंदगी दलित शोषित समाज के लिए लगा दी, और जो जिंदगी हम जानवरों की तरह जीते थे आज इंसान बना करके हमें खड़ा कर दिया। आज हम जिस शक्ल में खड़े हैं, भाई हमें 5,000 रुपए एक महीने में मिलते हो, किसकी देन थी? इस महापुरुष की देन थी, इस महापुरुष की देन थी। अगर ये महापुरुष ने हमें न दी होती ये जिंदगी तो हम आज जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे होते और वही हालत होती जो हम आज भी बनाने की प्रयास लोग कर रहे हैं। बाबा साहब ने भी ये बात कही। अरे बाबा साहब के सामने ये बात आई और उन्होंने हमारे समाज के बीच में कही, आज मुझे जब मंजिल दिख रही है तो मैं ये मंजिल जब दिखने लगी है तो बाबा साहब का वो पाठ याद आया है। बाबा साहब वो बात कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा साहब? बाबा साहब ये बात कहते हैं कि अब मुझे वो लोग चाहिए, अब मुझे वो लोग चाहिए जो समाज के लिए त्याग करें, अधिक त्याग करें, समाज के लिए त्याग करें, अधिक त्याग करें, और त्याग करने के बाद उन त्यागों को कभी गिनाए ना। सेक्रीफाइस, मोर सेक्रीफाइस, बट विदाउट काउंटिंग द सेक्रीफाइस, सच टाइप ऑफ ग्रुप आई वांट। तो इस तरह का ग्रुप आज उस मंजिल तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। बलिदान करेंगे, अधिक से अधिक बलिदान करेंगे, मगर जिंदगी में कभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। यह कोई समाज पर एहसान नहीं है कि किसी ने नौकरी छोड़ दी, यह समाज पर एहसान नहीं है, यह मेरी जिम्मेदारी है, यह मेरा फर्ज है, यह मेरा कर्तव्य है। समाज के ऊपर मेरा कोई भी लेश मात्र भी, जरा भी, बिंदु मात्र भी ऐसा नहीं है। यह मेरा कर्तव्य है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। मेरे भाइयों की एक ऐसी टीम बन जाए तो वो मंजिल पकड़ी जा सकती है। मगर हमें तो एक पाठ पढ़ाया गया है कि हम बहुजन हैं, हम बहुजन समाज के लोग हैं। हमें ये पाठ पढ़ाया गया, हमारे दिल और दिमाग में जात खत्म हो जानी चाहिए, हिंदू और मुस्लिम वाली जैसी बात हमारे दिमाग से समाप्त होनी चाहिए। हमारी दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हम मात्र अगर है तो बहुजन है, इसके अलावा हम कुछ नहीं है। अगर जिनके दिमाग में आज बहुजन जैसी बात नहीं उतरी है, कुछ और उतर रही है, तो उन्हें मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनको विचार करना चाहिए, विचार करके मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो साथ ही आज की सभा का ज्यादा इसको लंबी न करते हुए मैं अपनी बात यही विराम कराऊं। जय भीम, जय भारत। पूरी शक्ति के साथ समाज सेवा में लग गए। सन 1995 में माननीय बहन मायावती जी
पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और उनका झांसी आगमन हुआ। रैली के दौरान बाम सेठ के साथियों एवं कोरी समाज के द्वारा वीरांगना झलकारी बाई की मूर्ति भेंट की। तत्समय माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने निर्देश दिया कि एक मूर्ति झांसी में वीरांगना झलकारी बाई की भी स्थापित होना चाहिए। इस निर्देश पर शशि साहब के द्वारा मूर्ति निर्माण के लिए बहुजन समाज के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं समाज से सहयोग लेकर वीरांगना झलकारी बाई की मूर्ति झांसी के किले के मुख्य मार्ग पर स्थापित कराई गई। फिर माननीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा 15 अक्टूबर सन 1995 को मूर्ति का अनावरण किया गया। शशि साहब को धन्यवाद देते हुए बहन जी ने कहा, बहुजन समाज में जन्मी वीरांगनाओं और महापुरुषों के इतिहास को आप समाज के सामने लाकर इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आगे बहन जी ने कहा कि सरकार अपनी है, अपने लिए क्या चाहते हो?